हेलो स्टूडेंट्स, फ़िलॉसफी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में की थर्ड यूनिट में बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एजुकेशन यानी बौद्ध दर्शन और शिक्षा के विषय में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बौद्ध दर्शन के विषय में बताया गया है। आज आपका ये सेकंड पार्ट है जो बौद्ध दर्शन और शिक्षा से संबंधित है। बौद्ध शिक्षा दर्शन का स्वरूप यानी नेचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी। महात्मा बुद्ध द्वारा जो भी सिद्धांत और प्रतिपादित किए गए और उपदेश दिए गए हैं, तो जो बौद्ध शिक्षा है उन्हीं में अंतर्निहित है, उसी से निकाली गई है। और बौद्ध शिक्षा में स्पिरिचुअल और वर्ल्डली दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है। और जो स्पिरिचुअल है उसका संबंध निर्माण से है और जो वर्ल्डली एजुकेशन है उसका संबंध व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने से है ना। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो मानव को लौकिक एवं पारमार्थिक जीवन के योग्य बनाती है, यानी वर्ल्डली और स्पिरिचुअल लाइफ व्यतीत करने के योग्य बनाती है। इनका मानना है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाकर निर्वाण की प्राप्ति कराए। और ये कब होगा? जब जो हमारा ज्ञान है वो दूर होगा। और अज्ञान हमारा किससे दूर होगा? एजुकेशन से, नॉलेज से। तो उससे हमें पता चलेगा कि दुखों का कारण क्या है और उसको दूर करने का एकमात्र साधन नॉलेज है, यानी ज्ञान है, एजुकेशन है। और निर्वाण की प्राप्ति अविद्या के दूर होने पर ही संभव है, यानी जो आपका ज्ञान है उसके दूर होने पर ही निर्वाण यानी साल्वेशन यानी मोक्ष, बौद्ध दर्शन में उसको निर्वाण कहा गया है कि प्राप्ति तभी हो सकती है जब अविद्या दूर हो जाए, यानी अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए। तो जिस प्रकार फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार से उन्होंने दो प्रकार की शिक्षा बताई है, तो उसी तरीके से दो प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य भी हैं, है ना। लौकिक उद्देश्य और परमार्थिक उद्देश्य, यानी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव और वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव। तो स्पिरिचुअल का क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति करना, और जो लौकिक होंगे उनमें है मतलब स्पिरिचुअल का तो मेन है कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति, मतलब उस ज्ञान पर हम चलें, अष्टांगिक मार्ग का पालन करें और निर्वाण की प्राप्ति करें। और जो लौकिक उद्देश्य है यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं नैतिक जीवन का विकास, यानी मॉरल लाइफ का डेवलपमेंट होना चाहिए। बौद्ध शिक्षा में बताया गया है कि मतलब जो बौद्ध मठ और विहार होते थे वहाँ पे जो आचार्य होते थे उनकी मुख्य ड्यूटी यही थी कि वो छात्रों के नैतिक जीवन का विकास करें, यानी मॉरल डेवलपमेंट करें, जिससे उनका अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो पाए और उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल, है ना, करुणा, दया, ये सारी भावनाएं उनके अंदर विद्यमान हो। ये उनके अंदर मतलब इस शिक्षा के द्वारा डेवलप होनी चाहिए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी का संपूर्ण यानी ऑल राउंड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। उनको अच्छी एजुकेशन भी देनी चाहिए, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भावना डेवलप करनी चाहिए, सेल्फ डिपेंड की भावना करनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल की भावना यानी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, इन सब गुणों का विकास करना। और उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। फिर है संस्कृति का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। एक कार्य ये भी है बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि मानव को अपनी धर्म एवं संस्कृति का प्रिजर्वेशन भी करना चाहिए, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो संस्कृति पहुंच सके। क्योंकि जब हम उसका संरक्षण किसके द्वारा होगा? शिक्षा के द्वारा ही होगा। हम अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा के द्वारा ही उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए संस्कृति का संरक्षण भी आवश्यक है। फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओवरऑल जितनी भी है उसका फिजिकल, मेंटल, मॉरल, कैरेक्टर,
है ना, वोकेशनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, सारा डेवलपमेंट उनका ऑलराउंड होना चाहिए। और जब छात्र व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसके लिए उसका मतलब वोकेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। कोई इस तरह से शिक्षा प्राप्त करे कि वो अपना रोजगार यापन कर सके, यानी जीवन यापन कर सके या रोजगार उत्पन्न कर सके। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में आएगी, यानी कोई भी प्रोफेशनल उनको शिक्षा स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे वो अपना आसानी से जीवन यापन कर सके। फिर इसके बाद आती है पाठचर्या, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो जैसे शुरू में 2 प्रकार की शिक्षा बताई गई, 2 प्रकार के उद्देश्य बताए गए, तो उसी प्रकार से 2 प्रकार की पाठचर्या यानी करिकुलम भी है, स्पिरिचुअल और वर्ल्डली, है ना। तो जो स्पिरिचुअल शिक्षा है वो क्या है, स्पिरिचुअल करिकुलम में क्या बताया गया है कि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं ना, 4 नोबल ट्रुथ, उनका ज्ञान, जो बौद्ध लिटरेचर है उसका ज्ञान, वैदिक लिटरेचर है वह उसका ज्ञान, वैदिक फिलॉसफी है जो यानी वैदिक दर्शन है उसका ज्ञान, फिर बौद्ध दर्शन और जो अन्य दर्शन उस समय समाज में प्रचलित थे उनका मतलब कंपेयर करके पढ़ाना, है ना, इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन उनका कराना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्पिरिचुअल वाले में आ जाती हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज उनको देनी है। फिर जो मतलब वर्ल्डली नॉलेज दी जानी है तो उसमें ये है कि जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना है उसमें जो उनको जीवन यापन में काम आ सके, उसमें कोई उनकी एक स्किल डेवलप करनी है और सामान्य ज्ञान भी उनको देना है, जो जनरल चीज़ों की नॉलेज है वो भी देनी है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे लैंग्वेज का ज्ञान, लिटरेचर का ज्ञान, मैथ का ज्ञान, है ना, कोई भी स्किल डेवलप करना, शिल्प का ज्ञान, आयुर्वेद, है ना, मेडिकल की यानी शल्य चिकित्सा, फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें मतलब इनका ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बौद्ध मठों और विहारों में 5 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था जिसका उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे शब्द विद्या, इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, व्युत्पत्ति तथा व्याकरण यानी ग्रामर का ज्ञान शामिल था। शिल्पासन विद्या, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं कलाएं सम्मिलित थीं। और चिकित्सा विद्या के अंतर्गत औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का समावेश था। हेतु विज्ञान, इसके अंतर्गत तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। अध्यात्म विद्या, इसमें बौद्ध दर्शन तथा अन्य दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। और बौद्ध शिक्षा के 2 भाग थे, प्राइमरी एवं हायर एजुकेशन, है ना, सेकेंडरी नहीं था, प्राइमरी और हायर ही था। अब आती हैं इनके टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियाँ। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स में आते हैं जैसे सेल्फ स्टडी, मेडिटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इस आती हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सेल्फ जो भी गुरु ने पढ़ाया या आपने मठों विहारों में विद्यालय में पढ़ा उसको जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान स्थायी नहीं होता। मेडिटेशन के द्वारा यानी आपको एकाग्र होकर कोई भी चीज़ जो पढ़नी है वो एकाग्र होकर पढ़ना है ना। फिर है कलेक्टिव टीचिंग यानी सामूहिक शिक्षण विधियां हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार है, जैसे लेक्चर मेथड में आपको जैसे शिक्षक विषय को मतलब लेक्चर के द्वारा समझाता है और छात्र जब शिक्षक समझाता है तो प्रत्येक छात्र अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस चीज़ को समझता है। फिर है एक्सप्लेनेशन मेथड यानी व्याख्या विधि, तो जैसे कठिन शब्द होते हैं, सूत्र होते हैं, उनकी मतलब शिक्षक व्याख्या करता है और छात्र बीच बीच में अपनी शंकाएं भी रखता है तो शिक्षक उसका समाधान करता है। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड है, तो इसमें गुरु और शिष्य यानी शिक्षक और छात्र दोनों ही क्वेश्चन कर सकते हैं एक दूसरे से। जो शिष्य को चीज़ नहीं समझ में आती तो वो क्वेश्चन के द्वारा गुरु से पूछता है और गुरु शिष्य ने कितना समझा है ये जानने के लिए शिष्य से प्रश्न पूछ सकता है, तो मतलब ये एक दूसरे से पूछते हैं। फिर है डिस्कशन मेथड यानी चर्चा विधि, जो भी कठिन यानी जो भी दार्शनिक चीज़ें जो भी मतलब कठिन है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी हैं जो, तो उनको
उन पर गुरु चर्चा करता है और विद्यार्थियों के भी उसमें परस्पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा चीज़ों के हल प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये उस समय के टीचिंग मेथड थे। अब आता है शिक्षक कि शिक्षक की क्या स्थिति थी, यानी टीचर। उस समय के टीचर दो भागों में थे, आचार्य और उपाध्याय। तो बौद्ध दर्शन में भी शिक्षक का, जो टीचर था, उसका महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें इनके अनुसार वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता है जिसने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त हो और उन 4 आर्य सत्यों को उसने मतलब पूरी तरीके से समझ लिया हो और 8 नोबल पाथ जो हैं उनका अनुसरण करता हो, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो ना। तो दोनों के लिए ये बातें थी, आचार्य और उपाध्याय दोनों के लिए। और उपाध्याय में क्या था कि वो अपने विषयों का जो मतलब ज्ञाता होगा, और मतलब जैसे कई विषय हैं तो उपाध्याय अपने विषय का ज्ञाता होगा, और मतलब ये विषय विशेषज्ञ कह सकते हैं। जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा तो वो हिस्ट्री का विशेषज्ञ, जो फिलॉसफी पढ़ा रहा तो फिलॉसफी का विशेषज्ञ, मैथ पढ़ा रहा तो मैथ का विशेषज्ञ। तो इस प्रकार से वो अपने विषय का ज्ञाता होता था और भिक्षुओं को यानी शिष्यों को उनकी शिक्षा देता था। तो ये थे उपाध्याय। और जो आचार्य होता था वो आचरण की शिक्षा देता था, वो भिक्षुओं के आचरण की देखभाल भी करता था। ये किसका काम था? आचार्य का। जिससे जो भी भिक्षु थे, शिष्य थे, वो बौद्ध संघ जो था उसके नियमों का कठोरता से पालन कर सकें, 5 महाव्रतों का, 10 शील का पालन कर सकें। ये सब कार्य देखना था आचार्य का। आचार्य ही उनकी ये सब चीज़ों को देखता था और इनका अनुशासन का पालन भी आचार्य कराता था। तो जो आचार्य होता था उसमें मतलब ये था कि ज़्यादा जो 5 महाव्रत बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह वगैरह, उनका कठोरता से पालन करना होता था। और उपाध्याय को भी करना होता था, लेकिन उसमें इतनी कठोरता नहीं होती थी। और जो भी बुराइयां थी उनसे दूर रहने के लिए कहा गया था। विकार जो बताए गए, लोभ, मद, मोह, क्रोध वगैरह, ये सारे विकारों से दूर रहने को कहा गया है। और बौद्ध, एक बात हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में वर्तमान शिक्षा का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जैसे एक आचार्य के अधीनस्थ अनेक उपाध्याय होते थे, प्रत्येक उपाध्याय के पास छात्रों का छोटा सा समूह अध्ययन करता था। अतः इस प्रकार उपाध्याय का कार्य अध्ययन अध्यापन करना था, तो आचार्य का कार्य छात्रों के अनुशासन को बनाए रखना था, साथ ही शिक्षकों के अनुशासन को भी देखना था। यह बात ध्यान रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि उपाध्याय जो आचार्य था वो जो उपाध्याय था उसके भी आचरण को देखता था, उस पर भी निगाह रखता था। तो इस प्रकार से ये आप शिक्षक के बारे में बताया गया है। अब शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, उन्होंने शिक्षार्थी के विषय में कहा, मतलब बताया गया है कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के अनुसार छात्र का कोई ना कोई अतीत है तथा उसका भविष्य भी है, और छात्र का वर्तमान अस्तित्व उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। तो बाल्यावस्था के संस्कार पर जो प्रेजेंट जीवन है वो निर्भर है, तथा वर्तमान में किए गए कार्यों के आधार पर उसका फ्यूचर डेवलप होगा। तो छात्र में जो योग्यताएं, क्षमताएं, कुशलताएं वर्तमान समय में दिखाई दे रही हैं, उन्हीं का हम विकास कर सकते हैं। उसके अलावा हम अन्य चीज़ें, मतलब जो छात्र के अंदर कैपेसिटी नहीं है तो हम उसका विकास नहीं कर सकते हैं, ये मानना है। और छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता इसी कारण, अतीत के कर्मों के कारण दिखाई देती, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके साथ में जो भी एक्टिविटी कराई जाती है उन सब का निर्माण उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और बौद्ध दर्शन में ये भी कहा गया है कि सभी जो भी शिक्षार्थी हैं यानी विद्यार्थी हैं, उन सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी जाति धर्म के आधार पर हम उनमें भेद नहीं कर सकते हैं, सभी को ये शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और जो शिक्षा व्यवस्था थी वो
मतलब अब विद्यालय के विषय में बताते कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मठों और विहारों में दी जाती थी, और फेडरल सिस्टम था यानी संघीय व्यवस्था थी, जो आजकल के समय में हम देखने को मिलते। तो इसका मतलब हमारी आज की शिक्षा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली से प्रभावित है। और उसी समय पे हमारे देश में कई विश्वविद्यालय हुए जो विश्वविख्यात थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुए। तो विश्वविद्यालय की संकल्पना भी कहाँ की है? ये कॉन्सेप्ट बौद्ध दर्शन का है। जो आज हम प्रेजेंट टाइम पे विश्वविद्यालय देख रहे हैं, तो उनका अस्तित्व हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? बौद्ध दर्शन में या बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हमें प्राप्त हो रहा है। और फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जब मठों और विहारों में प्रवेश होता था तो प्रवज्जा संस्कार के द्वारा होता था। इसमें बालक का सिर मुड़ा दिया जाता था और उसको मतलब पवित्रता धारण करने को बोला जाता था कि वहाँ पे रह के वो मतलब जो नियम होंगे और शुद्ध बुद्ध होकर रहेगा। उसको 3 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। और उनको उसी समय 10 आदेश दिए जाते थे जिनका पालन करना होता था। जीव हिंसा न करना, किसी की वस्तु न लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, कुसमय भोजन न करना, किसी की निंदा न करना, नृत्य गायन से दूर रहना, सुगंधित व श्रृंगारिक वस्तुओं का उपयोग न करना, सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं का दान न लेना। तो ये आदेश 10 शिक्षा पदानी कहलाते थे। अब अनुशासन कि अनुशासन कैसा था? पंचशील सिद्धांतों को अपनाना होता था उस समय, तो उनका पालन करना होता था। जो पंचशील सिद्धांत थे, हिंसा, चोरी, परस्त्रीगमन, मिथ्याचार, झूठ, कपट, चुगली, मदिरापान आदि नशीली चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा गया था। मतलब कठोरता से पालन करना अनुशासन, और कठोर अनुशासन का पालन करना, पंचशील सिद्धांतों का अनुसरण करना, अष्टांग मार्ग पर चलना एवं नैतिक जीवन का पालन करना होता था। और शिक्षा का उद्देश्य ही मनसा वाचा कर्मणा अनुशासन का पालन करना था। शिक्षक और शिक्षार्थी स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोषों को स्वीकार करते थे। इससे उनमें सेल्फ कंट्रोल यानी सेल्फ डिसिप्लिन का विकास होता था। अब है बौद्ध दर्शन में मानवतावादी तत्व। ये क्वेश्चन आया है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं, बता रहे ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कौन कौन से मानवतावादी तत्व हैं? तो पहला है द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज निर्वाणा फॉर मैनकाइंड, यानी मानव को मात्र के लिए निर्वाण की प्राप्ति कराना। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य तो यही था कि मानव को दुखों से छुटकारा प्राप्त हो, और दुखों से छुटकारा ही निर्वाण है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्वाण की बात कही गई है। तो इसका मतलब दुखों से मुक्ति, कि प्रत्येक व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है, अर्थात मानव मात्र को सुख प्रदान करना। बौद्ध दर्शन में मानव के दुख का कारण वासना, क्रोध, मोह, लोभ यानी एंगर, क्रेविंग है ना, इन्फेचुएशन, ग्रीड है ना, ये सारी चीज़ें मानी गई हैं। तो इनको कहा है कि ये सारी दुख की अग्नि के समान है। तो निर्वाण का अर्थ है कि इन दुखों रूपी अग्नि को शांत करना, यानी उस अग्नि का ठंडा हो जाना। और निर्वाण आनंद की अवस्था है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति पा सकता है, अपने दुखों को दूर कर सकता है ज्ञान बौद्ध मार्ग पर चलकर। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, यानी मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया है कि जो मानव कल्याण के लिए है, मानव कल्याण की भावना से जो ओतप्रोत हैं वही तो मानवीय मूल्य हैं, जिससे सबका हित हो। 10 शील के वर्णन में प्रथम जीव हिंसा से विरत रहना बताया गया। तो क्या है? करुणा की भावना है ना, हिंसा से दूर रहना, व्यक्ति दया व करुणा व प्रेम के मार्ग पर चले। तो क्या है? मानवीय मूल्यों का ही तो विकास हो रहा है। यही महात्मा बुद्ध की आकांक्षा थी कि सब प्रेम से रहे, हिंसा से दूर रहें।
तो आधुनिक युग में भी इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि ये दो विश्व युद्ध पहले हो चुके, युद्ध की विभीषिका हम लोगों ने देखी, कितना मानवता की हानि हुई। अब इस समय भी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का, उधर इजराइल का चल रहा है। तो देखो युद्ध किसी को लाभ नहीं देता, इससे हानि ही हानि होती है। तो मानव मूल्यों का जब विकास सब में होगा तभी ये स्थिति आ सकती है। फिर है मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो मानव ऐसा ज्ञान, मतलब महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को केवल लौकिक सुख ही नहीं प्राप्त कराना, उसको आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो, तभी तो वो अपने दुखों का निवारण कर सकेगा। उनके चरित्र का और नैतिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। शिक्षा के माध्यम से उच्च चारित्रिक मूल्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाए, जिसे प्राप्त करना आवश्यक हो। तो उसी तरीके का पाठ्यक्रम भी बनाया जाए कि जिससे उनके अंदर इन गुणों का विकास हो सके, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। फिर है शिक्षा सर्वसाधारण के लिए, एजुकेशनल सबके लिए उपलब्ध हो। तो इसके लिए उन्होंने मतलब जैसे शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका उद्घोष आधुनिक युग में हुआ, पर विचार तो बौद्धकालीन शिक्षा में काफ़ी पहले से विद्यमान है। बौद्धकालीन शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले थे, यानी सर्वसाधारण के लिए, जाति पाति का कोई बंधन नहीं था, धर्म का सबके लिए खुले हुए थे। जाति वर्ण संप्रदाय किसी भी का बंधन शिक्षा प्राप्ति के आड़े नहीं आता था, और शिक्षा सभी को प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था। और आज के युग में किसी भी देश का विकास का पैमाना उस देश की जनता कितनी शिक्षित है उसके शिक्षा के स्तर पर ही आधारित है। तो अतः मानवता की प्रगति बिना शिक्षा के तो हो नहीं सकती ना। तो इसलिए ज्ञानवान शिक्षित समाज ही देश का विकास कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले थे। फिर है क्या है, द बेसिस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग इज द क्रिएशन ऑफ एन आइडियल ह्यूमन बीइंग, यानी आदर्श मानव का निर्माण करना। तो बौद्धकालीन शिक्षा योजना का आधार था आदर्श मानव का निर्माण करना। यह आदर्श मानव संस्कारों से युक्त, चरित्र से युक्त, व्यवहारिक शुभ आचरण वाला, राष्ट्र प्रेमी, सांस्कृतिक गौरव से युक्त, है ना, सबके लिए करुणा भाव, प्रेम भाव रखने वाला मनुष्य। तो ये इस तरीके का जब होगा मानव, तभी वो आदर्श मानव कहलाएगा। और ऐसा मानव संपूर्ण मानव समाज के लिए एक अनुकरणीय होता है। वह मानव समाज की मुक्ति व दायित्वों को व्यवहारिक धरातल पर प्रस्तुत करने वाला होता है। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, नानक हैं, कबीर हैं। ऐसे मानव की आवश्यकता संसार को हमेशा रही है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। स्त्री शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। देखो जैसे जैन दर्शन में था कि स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की गई थी, यानी जो भिक्षुणी थी उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था थी। इनमें न सिर्फ स्त्रियों, मतलब जो स्त्रियों के अनुकूल विषय होते थे, जैसे ललित कलाएँ हैं, म्यूजिक है, छोटे छोटे उद्योग धंधे आदि, इनकी शिक्षा दी जाती थी, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और तात्विक आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज भी और वर्ल्डली नॉलेज भी दी जाती थी। क्योंकि आपने इतिहास में वर्णन है कि अनेक बहुत भिक्षुणियाँ हुई हैं जिन्होंने धर्म प्रचार में सराहनीय कार्य किया। जैसे आपने अशोक की पुत्री संघमित्रा का भी नाम सुना है कि वो भी बौद्ध शिक्षा में दीक्षित थी। और इस प्रकार बौद्ध कालीन शिक्षा ने स्त्रियों को मानव जाति का अहम हिस्सा मानकर उनके विकास पर भी पूरा ध्यान दिया। तो आज भी क्या है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली से हम प्रेरित है कि वर्तमान समय में भी स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। फिर शिक्षा में लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का विकास, ये क्या है, मानव के विकास के लिए मतलब डेमोक्रेटिक अप्रोच
आवश्यक है, जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही हमने देखा कि ये डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र के बीज हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलते, क्योंकि वो फेडरल सिस्टम पर आधारित थी, किसी एक का उसमें वर्चस्व नहीं था वैदिक कालीन शिक्षा की तरह, बल्कि इसमें सभी को मतलब विभाग बटे हुए थे, सभी का समान अधिकार था, तो यानी फेडरल सिस्टम था। तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली हमें बौद्धकालीन शिक्षा में देखने को मिलती है। मानव कल्याण पर बल यानी ह्यूमन वेलफेयर पर बल दिया गया है। तो बौद्ध शिक्षा का मेन उद्देश्य ही था ह्यूमन वेलफेयर, कि उसको दुखों से छुटकारा दिलाना है। उसी के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग बताए और ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया और कहा आत्मदीपो भव, कि अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, तो वो मानव का कल्याण कर सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह, नानक, कबीर बताया ने आदि ने किया हुआ है। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता, मतलब कितना रेलिवेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो मानवतावादी दृष्टिकोण दिया है बौद्ध शिक्षा में, जैसे वर्तमान में सामाजिक न्याय की धारणा, जैसे सोशल जस्टिस, ये हमें किससे देखने को मिल रहा है। हम बौद्ध दर्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये सोशल जस्टिस की भावना देखने को मिल रही है कि सभी को समान महत्व दिया गया। तो इसलिए ये जो आज वर्तमान समय में सरकार कितनी योजनाएं सोशल जस्टिस को ध्यान में रखकर बना रही है, तो ये भी बौद्ध दर्शन शिक्षा प्रणाली से प्रेरित है। फिर है पर्सनल या इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह किस पे बल दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर। तो वो भी हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हमने देखा है, जो आज भी हम उसी तरीके का अपना रहे। तो यानी इस जगह भी हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली से हमको मोटिवेशन मिल रहा है। फिर है विशेषाधिकार का खंडन किया, यानी जो मतलब एक वर्ग था, उसको प्रिविलेज वर्ग था, उसको डिनाई किया और सबको समान अधिकार दिए। फेडरल सिस्टम की स्थापना की, एक मतलब जैसे सेंट्रलाइजेशन होता है ना, जिसमें एक प्रमुख होता है, उसी का अधिकार होता है, लेकिन उसका विरोध करके इन्होंने उसका खंडन किया और एक फेडरल सिस्टम की स्थापना की। और भारत में विद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय जैसी संस्था की स्थापना, विश्वविद्यालय की संस्था जैसे की स्थापना का श्रेय किसे है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली को है, क्योंकि तभी से हमें विश्वविद्यालय देखने में मिलते हैं। क्यों, तो उसके प्रतिपादक कौन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली ही है। और जो वर्तमान में हम स्कूल सिस्टम और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी सिस्टम देख रहे हैं, वो सब बौद्ध शिक्षा दर्शन से ही प्रेरित है। अब शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वलिटी दी गई है कि मतलब किस तरीके से छात्र, इस समय बात की जा रही है सर्व शिक्षा अभियान हो, कोई भी शैक्षिक योजना हो, तो वो शैक्षिक अवसरों के लिए समानता की बात कहती है। मतलब जो विद्यार्थी जिस योग्य है उसको उस तरीके की शिक्षा दी जाए, यानी शिक्षा के समान अवसर मिले, लेकिन समान शिक्षा नहीं। समान शिक्षा हम सबको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। कोई आर्ट स्ट्रीम में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा। तो इसलिए अवसर सबको समान मिलेंगे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ये हमारी भावना कहाँ से प्रेरित है, बौद्ध दर्शन में, क्योंकि वहाँ पे भी यही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शैक्षिक समस्याओं के समाधान में सहायक, जो भी हमारे एजुकेशन के क्षेत्र की प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन के लिए हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली से काफ़ी सहायता मिलती है। तो जो भी आज के समय की समस्याएं हैं, चाहे अनुशासन की समस्या हो, चाहे हिंसा की समस्या हो, और चाहे एजुकेशन सिस्टम की समस्या हो, सबका समाधान हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने हमें काफ़ी कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात कि उच्च शिक्षा में योग्यता को महत्व दिया है, यानी हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा उन्होंने योग्यता को महत्व दिया। आज की तरह नहीं कि इतनी भीड़ हो जाए तो बेरोजगारों की संख्या देखो बढ़ रही है, वो योग्य भी नहीं है और बेरोजगारों और शिक्षित में भी आ रहे हैं लेकिन उतने योग्य भी नहीं है। तो बौद्ध शिक्षा में कहा गया था कि जो छात्र योग्य हो उसको ही आगे की एजुकेशन के लिए भेजा जाए, बाकी उनमें कोई भी स्किल डेवलप करके उनको
मतलब कोई भी स्किल उनकी डेवलप करके रोजगार ये उत्पन्न व्यवसाय खुला दिया जा मतलब प्रदान किया जा सकता है, व्यावसायिक शिक्षा। तो इस तरीके से ये उन्होंने उच्च शिक्षा को ज़्यादा, अगर हम ये आज भी अपना लें कि उच्च शिक्षा में हम योग्य छात्रों को ये महत्व दें, यानी एंट्रेंस एग्जाम कराएं, तो ये काफ़ी हद तक इस तरीके की समस्या हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। फिर है मतलब समानतावादी दृष्टिकोण दिया, यानी सबके लिए समान। लोकतंत्र प्रणाली के तत्व बताए, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम बताया कि हमें इसी शिक्षा प्रणाली में, जो मतलब जैन भी थी उस समय और बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी थी, लेकिन हमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो एलिमेंट्स मिलते हैं वह हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही मिलते हैं। सापेक्षवाद, बौद्ध दर्शन का सापेक्षवाद बहुत ही प्रचलित है और नागार्जुन जो बौद्ध के बाद आए हैं, नागार्जुन, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से बताया है। फिर अहिंसा के सिद्धांत की व्यवहारिकता, जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है कि जो ये विश्व इस समय 2 युद्धों के बीच झुलस रहा है, उसके लिए ये नॉन वायलेंस की ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्रेजेंट टाइम में भी हमारे समय बौद्ध शिक्षा के जो ये महत्वपूर्ण तत्व हैं उनकी वर्तमान में भी आवश्यकता बनी हुई है, यानी प्रेजेंट टाइम में भी उनका महत्व है। महात्मा जो कंक्लूजन है, महात्मा बुद्ध के विचार क्या हैं, आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है। जैसे अभी बताया, सत्य है, अहिंसा है उनकी आज भी, और फेडरल सिस्टम है, और जो उच्च शिक्षा में योग्यता को महत्व दिया गया है, वो सब आज भी हमारे लिए उतने ही रेलिवेंट हैं। और जो हमारी वर्तमान की जो प्रेजेंट टाइम का एजुकेशन सिस्टम है, वो तो हमारा प्रेरित है ही है, काफ़ी उससे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी चीज़ों बौद्ध शिक्षा प्रणाली से ली गई हैं। और जो समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही गई है, वो आज के समय में बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय का नारा दिया जाता है। ये हम बौद्ध दर्शन से ही प्रेरित है, ये उसी का नारा है, ये बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय। नैतिक आचरण एवं तृष्णा रहित जीवन पर बल दिया गया, जो आज के भौतिकवादी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जितनी हमारी डिजायर हैं, ग्रीड हैं, वही हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उनके पीछे हम भागते हैं। तो जितना हमें अपनी इन चीज़ों पे कंट्रोल होगा, उतना हम नियमित संयमित जीवन जिएंगे। जीवन की जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो हमें इससे बौद्ध शिक्षा से मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि ह्यूमन वेलफेयर को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उम्मीद है कि आज ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।